आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव पूरे रंग में आ गया है और इस वक्त आपको पीक पर चलता हुआ प्रचार कार्यक्रम दिख रहा होगा। बहनों भाइयों, दो ही नेता हैं जिनकी पूछ है और जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का ये उपचुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव। इन दोनों के बीच का ये जो मुकाबला है इस बार बड़ा ज़बरदस्त है और आप इनकी स्पीचेस सुनते होंगे तो दोनों में ज़बरदस्त कंटेंट मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं जब वो समाजवादी पार्टी पर बहुत भीषण अटैक करते हैं और अखिलेश यादव के जो जवाब और उनके वन लाइनर हैं वो भी आजकल बहुत ज़बरदस्त तहलका मचाए हुए हैं। इन दोनों नेताओं का ये जो उपचुनाव है, क्या इसमें पर्सनालिटी टेस्ट भी है इन लोगों का, या फिर इस बार का ये उपचुनाव बहुत ख़ास मायने रखने वाला है? हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। और आज जैसे कल हमने शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के वोटिंग पैटर्न पर चर्चा की थी, आज हम अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ मुसलमानों के वोटिंग बिहेवियर पर भी थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहनों भाइयों, इस बार का उपचुनाव आप देख रहे होंगे 9 सीटों का ये उपचुनाव बड़ा प्रतिष्ठित और बड़ा ख़ास हो गया है। और आप देखिए कि मीरापुर से लेकर कटहरी तक का ये जो फैला हुआ चुनाव है इस बार बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी अख्तियार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे सामान्य तौर पर बाई इलेक्शंस को बहुत गंभीरता से पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती थी, लेकिन 2018 से ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये इस बार क़यामत तक पहुंचने को तैयार है। आप देख रहे होंगे कि एक एक सीट पर जहां चुनाव हो रहे हैं मुख्यमंत्री किसी सीट पर 3 बार जा चुके हैं और कई ऐसी सीट है जहाँ 4-4 मरतबा जा चुके हैं। और ये बात मैं आपको जून लास्ट वीक से बता रहा हूँ, अभी से नहीं। मतलब अगर आप 1 जुलाई से भी इसको मान लें कट ऑफ डेट, तो अब तक के बीच विद इन 3 मंथ्स चीफ मिनिस्टर एक एक सीट का 3-3, 4-4 बार दौरा कर चुके हैं। यानी बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है। और नतीजे जो 4 जून को आए थे उसके बाद बीजेपी को जो झटका लगा था, अब उसको वो वापस रिगेन करने की कोशिश है। वरना कोई कारण नहीं कि एक चीफ मिनिस्टर इतनी इंटेंस विजिट पे जा रहे हों, चुनाव के पहले भी घोषित होने के और चुनाव के बाद भी। तो बीजेपी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है। उनके साथ उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी खूब दौरे कर रहे हैं और उनके दौरे भी लगातार लग रहे हैं। एक एक सीट पर सब कोशिश कर रहे हैं, कोई 4 बार पहुंचे, कोई 5 बार पहुंचे, 6 बार पहुंचे। यानी मोमेंटम बनाए रखने की जो कोशिश है उसमें बीजेपी कोई कमी छोड़ नहीं रही है, पूरी ताकत झोंक दी है। और मुख्यमंत्री के जो हमले वो 3-4 चीज़ों पर बहुत केंद्रित हैं। पहला, समाजवादी पार्टी के सरकार के कार्यकाल की उनकी नाकामियाँ, उनके दौरान का लॉ एंड ऑर्डर, उनके दौरान का करप्शन और हार्ड हिंदुत्व की लाइन जिस पर मुख्यमंत्री का बड़ा कंसोलिडेशन है, स्पेशली बटोगे तो कटोगे वाली लाइन पे। इन 4 चीज़ें बहुत फोकस्ड होती हैं उनके इलेक्शन कैंपेन में। अखिलेश यादव मुख्यतः जवाब दे रहे होते हैं कि पीडीए क्या एक्चुअली कर रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों के बीच की जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, उनके प्रोग्राम्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका नज़रिया क्या है। और वो अब केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक या बीजेपी के दूसरे नेताओं पर कम अटैक करते हैं, अब वो आजकल चीफ मिनिस्टर पर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि दोनों डिप्टीज का आजकल वो जिक्र कम करते हैं, कम क्या बल्कि कर ही नहीं रहे हैं, और सीधे निशाने पर उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और सीएम भी उन्हीं को टारगेट करके कहते हैं। तो बड़ा दोनों में दिलचस्प है। हालांकि अखिलेश यादव लोकसभा चले गए तब से विधानसभा में उस तरह की टकराहट नहीं दिखी, लेकिन अब इस चुनावी जो रण है उसमें इन दोनों नेताओं का जो प्रण है वो साफ दिख रहा है। बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो बीजेपी की साइड वाली हों या सपा की साइड वाली, ये सब साइड में हैं। मुख्य मुकाबला 2 ही पार्टियों में है, बीजेपी और सपा में, और 2 ही पर्सनालिटीज़ के बीच है, योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव।
तो दोनों के आज के ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा बयान सुने, बड़े दिलचस्प हैं दोनों के स्टेटमेंट। फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये शासन प्रशासन वाले सब लोग जानते हैं कि जैसे ही महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम आएगा, वहां जैसे ही परिणाम आएगा, यहां उत्तर प्रदेश की कुर्सी से भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बदलाव का भी चुनाव है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उमा शंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, शैलेंद्र शर्मा अटल जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, फराज किदवई मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, SM अशरफ बहुत ही जाने माने स्कॉलर, और हेमंत तिवारी जी बहुत ही चर्चित और जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि बाई इलेक्शंस की आप लोगों की तैयारियां अब कहां तक पहुंची? देखिए ब्रजेश जी, हर चुनाव हमारे लिए चुनौती होती है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ कि संगठन की ताकत और सरकार की उपलब्धि को लेके हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता का अपार समर्थन हमको निरंतर मिल रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, जनता ने हमारे नेताओं पर विश्वास व्यक्त किया है, आदरणीय योगी जी और मोदी जी को पसंद किया है और उनके कामों को पसंद किया है। रही बात उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की, तो हम पहले से संगठन के आधार पर अपनी तैयारी कर रहे थे। सरकार के मंत्री भी सरकार की तरफ से वहाँ लगाए गए हैं। सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता के नाते प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के विजय श्री प्राप्त दिलावें, इसके लिए हम निरंतर जनता से संवाद कर रहे हैं। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे सभी संगठन के लोग, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे सरकार के मंत्रीगण, वो लगे हुए हैं और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच तक ले जा रहे हैं। अभी आपने चर्चा के क्रम में बहुत सारी बातें कही, माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को भी कहा और आपने कहा कि साहब बटोगे तो कटोगे, हार्ड लाइन है। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन जिस प्रकार के उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बांटो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति पिछले दिनों से चली आ रही थी, कहीं ना कहीं वो नीति बेनकाब हुई है। चाहे वो अखिलेश यादव के उत्तर प्रदेश की नीति रही हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की नीति रही हो, दोनों नेता बेनकाब हुए हैं। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो नारा आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के अंदर लोग स्वीकार कर रहे हैं और ये मानते हैं कि संघे शक्ति कले युगे, और जो ताकत में रहेगा इकट्ठा रहेगा। बटने और कटने की बात देखिए, जो लोग कौन बटा कौन कटा, हमको जातियों में बांटते हैं, जो लोग हमको धर्मों में बांटते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, जो लोग दंगे कराते हैं, जो लोग माफियाओं के मजारों पर जाके फतीहा पढ़ते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के नेता की चर्चा करें तो अखिलेश यादव जी, आप उनके उदाहरण ले लीजिए। अयोध्या के कारसेवकों पर गोली किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी की सरकार। अच्छा, 4 जून के जो परिणाम आए, आप लोग कुछ दबाव में हैं, उसके कारण इतना इंटेंस प्रचार कार्यक्रम आपका चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, हम जनता के बीच में हैं, जनता के विश्वास को लेके काम करते हैं और चुनाव में जीत और हार दोनों चुनाव के एक पहलू है। दबाव और गैर दबाव की बात नहीं, जो मैं कह रहा था वो बात पूरी कर लूँ। आप उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, जिस प्रकार से गुंडा और माफियाओं को महिमा मंडित किया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को दंगा का प्रदेश बनाया गया, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियां समाजवादी पार्टी की सरकार में लूटी गई, डांका डाला गया, उसके नेता अखिलेश यादव जब भाषण देते हैं तो कितनी नफरत बड़ी बातें बोलते हैं। जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता दिया। मैं कितनी बात कहूं कि नफरत की बात है। कभी केशव मौर्य का अपमान करते हैं, कभी ब्रजेश पाठक का अपमान करते हैं, कभी योगी जी का अपमान करते हैं। उनसे उम्मीद भी यही है इस नाते कि जब वो 2012 से 2017 के बीच सरकार में थे तो कालिदास मार्ग और विक्रमादित्य मार्ग पर
एक तरफ भैया की सेना खड़ी होती थी, दूसरी तरफ चाचा की सेना खड़ी होती थी, तीसरी तरफ पिताजी अच्छा, एक की बड़ी सेना इंटरेस्टिंग आज खबर आई है जो और हेमंत जी आज मुझे दोपहर में बता भी रहे थे, संघर्ष होता था, उस संघर्ष एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। देखा है कि पुलिस के लोगों के सर फटते थे। अच्छा सुनिए, तो एक बहुत दिलचस्प खबर बताऊंगा आपको। सेना की लड़ाई में ये वही उत्तर प्रदेश। आज दोपहर मुझे हेमंत जी बता रहे थे कि एक विधानसभा क्षेत्र है मझुआ, वहां कहीं बकरा कटा था और पीसेस न मिली और सिर्फ वो ग्रेवी के चक्कर में बड़ा झगड़ा हुआ। आज पूरे देश भर में वो खबर वायरल है, हेमंत जी बता रहे थे। ब्रजेश जी, आजकल एआई का जमाना है, कौन बकरा कहाँ काटता है और कहाँ फैलाता है और कौन कैसा क्या करता है, ग्रेवी ही और मिली। मैं तो आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारे यहाँ दीपावली के पर्व से शुरू होकर और छठ और पूर्णिमा का दिन है आज। आप सब लोगों को मैं गुरु पूर्णिमा की यही मैं बात कह रहा था, बधाई देना चाहता हूँ। गुरु पर्व भी है आज, वेजिटेरियन सब लोग गंगा जी में स्नान किए हैं आज, सब पर उनकी बात फंस गई, बकरे डुबकी लगाए हैं। लेकिन मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के विकास के, योगी जी के कानून के राज के, योगी जी के नौजवानों के विकास के, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण की योजना के साथ है और 9 की 9 विधानसभाएं जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो। बहुत शुक्रिया। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब शुक्रिया आपका। तो मुझे बताइए, क्या 4 जून के परिणाम ऐसे आ गए हैं कि आप पर उस प्रदर्शन को दोहराने का या उस परफॉर्मेंस को, उस सक्सेस को बनाए रखने का बहुत अत्यधिक दबाव है, इसलिए पर्सनलाइज अटैक भी चलेंगे? ब्रजेश जी, अभी मैं समीर जी को सुन रहा था और मुझे तो मतलब हमारे मेरा सवाल नहीं सुना, समीर सिंह का सुन लिया, बोलिए। अरे मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। तो समीर भाई, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने देखा है कि पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और प्रवक्ता हैं, वो इन लोग को बड़ा आराम हो गया है कि अब किसी भी डिबेट में जाओ तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रटी रटाई स्क्रिप्ट है, अपना उसको बोलते रहो आराम से। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ब्रजेश जी कि झूठा ही लेना झूठा ही देना, झूठा ही भोजन झूठ चबेना। अरे कुरान पहला राउंड है सर, प्लीज ना इंटरप्ट ना करें। सुनिए जी, आप बोले, आप बोले प्लीज। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा कुरान भी पढ़ना चाहिए, तुलसीदास को तो पढ़िए। सर पहला राउंड है, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। हाँ किदवई साहब कंटिन्यू। समीर जी, अब आप मेरे भाई हैं, मैं तो आपको ब्रजेश जी का इतना बड़ा चैनल है उसके सामने चुनौती दे रहा हूं कि रामचरितमानस पे डिबेट कर लीजिए, कुरान पर डिबेट कर लीजिए, इधर उधर ना जाइए, सर मुद्दे पे रहिए, ज्यादा अच्छा है, सर मुद्दे पे रहिए, कुरान पे करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुरान अगर अंगीकार करोगे तो नफरत नहीं फैलाओगे। हाँ बोलिए किदवई साहब। नफरत कौन फैला रहा है वो देख रहे हैं ब्रजेश जी। देखिए क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये कह दिया है कि इनको झूठी लेना है, झूठी खाना है, झूठी बोलना है। और जिस तरह से मोर नहीं होता है, मोर वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है मगर वो सांप को भी खा लेता है। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं, लेकिन अभी एक इन्होंने बात कही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में ब्रजेश जी। मैं आपको बता दूं कि जिस चीज को ये लोग बांटना बोलते हैं, जिस चीज को ये लोग विघटन बोलते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको सामाजिक न्याय बोलते हैं ब्रजेश जी। और जिस चीज को ये विभाजन बोलते हैं उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जस्टिस बोलते हैं, जिसमें सोशल जस्टिस भी आता है, इकोनॉमिक जस्टिस भी आता है और कल्चरल जस्टिस भी आता है। अब इन्होंने बात करी कि जनता का बड़ा अपार समर्थन मिल रहा है। अरे केशव मौर्य जी का समर्थन ले लीजिए पहले, उसके बाद में जनता का समर्थन लीजिएगा, जिनको आप स्टूल पर बैठाते थे। क्यों स्टूल पर बैठाते थे? क्योंकि वो एक ओबीसी थे। अरे आपने चाचा को किस पे बैठाया था? चाचा वाली फोटो दिखा दूं? चाचा वाली फोटो आपके बीच में किसी पहला राउंड है, कोई इंटरप्ट ना करे। बोलिए आप, बोलिए। चाचा वाली फोटो दिखा दूं? सर बोलिए आप, कंटिन्यू प्लीज। बांटने का काम जो किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया, ये मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये माननीय मोहन भागवत जी ने बोला। और मोहन भागवत अच्छा, अब आ जाइए मुद्दे पे। बाई इलेक्शंस के इश्यूज, आप इस बार किन इश्यूज पे फोकस कर रहे हो आप? सॉरी, बाई इलेक्शंस के जो इश्यूज हैं उनको आप प्रॉपर एड्रेस कर रहे हो, जो आप मई और जून में कर रहे थे, वो इश्यूज कंटिन्यू हैं आपके पास? ब्रिजेश जी, हम बिल्कुल उन्हीं इश्यूज पर रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बटेंगे तो कटेंगे कौन ले आता है? भारतीय जनता पार्टी ले आती है। मैं तो चुनौती देता हूं, ये मेरे सामने एक किताब रखी हुई है ब्रिजेश जी। अच्छा हुआ आप स्काइप से कर रहे थे तो हमारे पास रखी भी हुई है इस किताब, और ये किताब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तो छपी नहीं है।
ये किताब छपी है होम मिनिस्ट्री से। इस किताब को अगर आप पढ़िएगा ब्रजेश जी, और आप देखिएगा कि और बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, जिसमें शिशु मृत्यु दर है, जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इसमें उत्तर प्रदेश की हालत जो है वो अरे मजुआ के, फूलपुर के, कटहरी के मुद्दे पे सर अब कहाँ इकोनॉमिक सर्वे पे वहां के लोग अभी इतना जागरूक नहीं हुए, आप ज्यादा जागरूक हैं सर। अरे ब्रजेश जी, यही हमारे मुद्दे हैं। मैं बार बार बोलता हूं, मैं पिछली बार भी आपके डिबेट में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी, जल्दी से समीर जी से पूछिए कि कोई 5 काम गिना दे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल के, मैं 10 काम गिनाऊंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी के। इनके पास गिनाने के लिए भी कोई काम नहीं। तो यही सोशल जस्टिस है आपका? सॉरी, यही सोशल जस्टिस है, बस इतना ही? नहीं, हमारा सोशल जस्टिस तो हमारा सब में आ जाता है ना। हम तो कहते हैं कि हम पीडीए क्या है? पीडीए नेताजी ने जो लड़ाई शुरू की, अरे वो कह रहे थे खान मुबारक को मुख्यमंत्री याद कर रहे थे, अतीक अहमद को याद कर रहे थे, आज मुख्यमंत्री जी मुख्तार अंसारी को भी याद कर रहे थे। अरे उनको तो राम दुलार गौड़ को भी याद करना चाहिए। राम दुलार गौड़ को क्यों नहीं याद करते? इनके कन्विक्टेड एमएलए बलात्कार के उसमें जिनको सजा हुई थी, मुझे यही तो समझ में नहीं आता। अगर मुख्तार और अतीक ना होते तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तो खत्म हो जाती, लेकिन ये राम दुलार गौड़ को नहीं याद करेंगे, ये अपने उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं याद करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। रेप किया था जी, बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं सर। सेकंड राउंड में आप अपनी बाकी ओपिनियन के लिए आपको सम्मिलित करेंगे। उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। पांडे जी, स्वागत आपका। वैसे आपकी पार्टी तो एक्टिवली इस चुनाव में यूपी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश में इस वक्त रेज हो रहे हैं, स्पेशली आप देखिए तो अगस्त के बाद से जो यूपी का जो पॉलिटिकल माहौल है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत बदलाव है। तो जिन कोर इशूज़ को लेकर आप लोग मई जून में लड़ रहे थे चुनाव, वो कोर इशूज़ इस वक्त मुद्दे से बाहर हैं, चर्चा से बाहर हैं। ब्रजेश जी, देखिए वो मुद्दे हैं। अभी भी झारखंड में आज भी राहुल गांधी जी की 2 जगह पे रैली थी, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के वो मुद्दे संविधान का संरक्षण, संविधान का अनुपालन, लोकतंत्र की बहाली, आज भी वो मुद्दे हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए भी यही मुद्दे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने भी जो निर्णय दिया है बुलडोजर का, वो उनके लिए भी लोकतंत्र और संविधान ही प्राथमिकता पर है। लाल किताब लेके राहुल गांधी जी हर कार्यक्रम में चल रहे हैं और मोदी जी उस किताब के रंग की बात कर रहे हैं। यूपी में भी उपचुनाव एक आध रैली यहाँ भी कराते हैं। हाँ, हमारी बिल्कुल जरूरत होगी, वो रैलियां होंगी, और अगर ऐसे ही इंडिया यहाँ पे जीत रहा है तो फिर वो एनर्जी उधर ही लगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो माननीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, प्रियंका गांधी जी भी आएंगी। मतलब अगर आप नहीं लड़ोगे तो अपने दोस्तों की मदद में नहीं आओगे? नहीं, हमारी 9 विधानसभाओं में बाकायदे कमेटियां बनी हैं, उसके बाकायदे इंचार्ज बनाए गए हैं जो हमारे पार्लियामेंट के चुन के आए हैं, लोकसभा में हमारे सदस्य हैं, तमाम जगहों पर वही मुझे लोग। सीसा मऊ के अलावा तो कहीं आपकी पार्टी दिखी नहीं जी? सीसा मऊ के अलावा तो कहीं कैंपेनिंग नहीं, हमारी पार्टी तो हर जगह दिख रही है, मझवा से लेके मीरपुर से लेके सीसा मऊ, ये जितने 9 विधानसभाओं में हम हर जगह दिख रहे हैं। तो और उसमें जरा भी कहीं कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है, और पूरी ताकत से कांग्रेस बीजेपी या समाजवादी पार्टी रेस कर रही है, इन्होंने इस पूरे कंपटीशन को एक क्लोज डोर प्रतियोगिता में बदल दिया है। ये आपस में ही खेल रहे हैं, आप लोग के लिए स्कोप छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, ये आपको इन फ्यूचर आपके लिए परेशानी होगी। नहीं, फिर चुनाव आएगा। आपने तो योगी जी की धड़कन अभी बढ़ा दी। आपने कहा कि ये लड़ाई योगी जी बनाम अखिलेश ही बन के रह गई है। भाजपा के भी तमाम योगी विरोधी यही बात कह रहे हैं। और आज तो मैं भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी का बयान भी देख रहा था, वो ये बताने में लगे हैं कि ये जो 9 विधानसभाओं का चुनाव है वो सरकार बनाने बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ये कहने की उनको आज क्या जरूरत पड़ गई? ये बात वो पार्टी कह रही जो इलेक्शन से बाहर है। हम इलेक्शन से बाहर क्यों हैं? हम इंडिया हैं और हम मिलकर तो चुनाव लड़ रहे हैं। आपके ज्वाइंट मंच, नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी, कांग्रेस का कोई लीडर दिखता नहीं। आप ये कह के इंडिया गठबंधन की ताकत को कम करने की कोशिश मत करिए। आप जो कह रहे हैं, मेरे हाथ में कोई रेगुलेटर थोड़ी कि बढ़ा दूंगा घटा दूंगा। आपके दर्शक इस बात को सुन रहे हैं, और जिन तो बताओ कौन से मंच अटेंड कर रहे हो, कहां रैलियां कर रहे हो? कार्यक्रम है हर जगह। हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी, हमारे खुद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, हमारे लोकसभा के जो 5 सांसद हैं वो लगे हुए हैं, वो इंचार्ज बनाए गए हैं असहज हर जगह। अभी तो आपको तर्क प्रस्तुत करना चाहिए कि हम यहाँ गए। अभी माननीय, मैं तो बता रहा हूँ, तरुण पूनिया जी के साथ, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ
उनकी वीडियो फुटेज आप ही लोगों ने चलाया था कार्यक्रम वहां में। दिखे थे केवल हमें। तो ऐसे ही हर जगह पे राकेश राठौर जी भी हैं, हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, मुझे तो कहीं नहीं दिखे। KL शर्मा जी भी हैं। मुझे तो चुनाव कहीं पूरे इमरान देश मसूद में वोट चला है मांगते नहीं ब्रजेश दिखे। जी। वीडियो तो दिखा दो। चुनाव वो साइकिल के लिए आपने कहाँ ही वोट चलाया मांग था, रहे मैंने हैं? तो आपके ही वीडियो में अखिलेश मुझे यादव दिखाओ ना और कहाँ। तनुज पूनिया जी को साथ में देखा इमरान था। मसूद का वीडियो दिखाओ कि वो साइकिल के लिए वोट वीडियो मांग रहे हैं। हैं, सब आप ही लोग चला रहे हैं। अगर कहीं आपका कैमरामैन नहीं पहुंचा होगा आप अच्छा तो बता हम दो, मैं बता कल दिया कवर करा करेंगे, लूंगा। वहां पहुंच जाएंगे। आप लेकिन मुझे प्रोग्राम कांग्रेस बता दो, पार्टी दूसरे राउंड पूरी- में पूछ के बता देना, नहीं, तो वो मैं कल बता- भेज के वो कवर आप ही करा का दूंगा। फुटेज होगा, वो आप ही से हम निकलवा के देंगे। बस थोड़ा सा, और मैं अभी समीर जी को सुन रहा था, कह रहे थे वो फतीहा पढ़ने, तो इनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतीहा भी पढ़ने मजार पे गए थे पाकिस्तान। इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। और बगैर आमंत्रण निमंत्रण केक और बिरयानी खाने स्वयं प्रधानमंत्री जी बहुत शुक्रिया से आपका, धन्यवाद काबुल से पंडित उड़ जी। के सीधा सेकंड राउंड में कराची आपकी उतरे बाकी थे। ओपिनियन को मैं सम्मिलित करूंगा। मैं आरएसएस के से जुड़े हुए जाने माने विचारक शैलेंद्र जी को इस कार्यक्रम में इनवाइट करता हूं। शैलेंद्र जी, इन दिनों जिस तरह का वातावरण राजनीतिक तौर पर चल रहा है, स्पेशली जो अभी समीर सिंह भी मेंशन कर रहे थे, और इन दिनों मीडिया में भी आप देखें सुर्खी में यही है, बटोगे तो कटोगे। आप इसकी व्याख्या किस तरह आरएसएस करता है? सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति के सापेक्ष संघ कोई कार्य नहीं करता, संघ समाज सापेक्ष कार्य करता है, और समाज सापेक्ष कार्य करना एक निरंतर प्रक्रिया है। चुनावों की प्रक्रिया आज चल रही है, थोड़े समय बाद 20 तारीख को समाप्त हो जाएगी, मतगणना हो जाएगी, सरकार उसका और सारे समाचार मीडिया के हमारे मित्र उसका अपने अपने ढंग से विश्लेषण करेंगे। लेकिन राजनीतिक चुनावों से अलग भी समाज की अपनी एक गति है, समाज की अपनी एक प्रक्रिया है, और हम समाज के संरक्षण और संवर्धन का जो काम हमने अपने हाथ में लिया है उसमें हम निरंतर लगे हुए हैं, और ऐसे जो पंच मूलभूत तत्व हैं उस पर संघ इस समय काम कर रहा है। सर, आप तो दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे, मैं तो राजनीति शास्त्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा इस पे ओपिनियन दीजिए। आप तो फिलॉसफी में चले गए, अब बटोगे तो पंच तत्वों में चले गए। यहाँ तो वो बटना हमारा कटना वाली बात इंपॉर्टेंट है। वो हमारा परिवार का, पर्यावरण का, सामाजिक समरसता का, नागरिक कर्तव्य का और स्वदेशी का अभियान है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अब मुझसे बात करेंगे कौन तो काम करेगा? संघ का कार्यकर्ता और विचार परिवार से जुड़ा होने के नाते मैं तो संघ का जो वैचारिक अधिष्ठान और कार्यक्रम है वही बताऊंगा। तो ये बताइए अब आप अगर बटोगे तो कटोगे की बात करोगे तो ये हमें ये स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस देश का इतना पुराना अतीत रहा है, आज अगर अफगानिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलेशिया, श्रीलंका आज अगर भारत का हिस्सा नहीं है, तो ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? अच्छा, मलेशिया वगैरह सब भारत में था जी, सुमात्रा सब भारत में था। श्याम जिसको थाईलैंड कहते हैं, इंडोनेशिया जहां पर आज भी आप जाइए तो वहां पर रामलीलाओं का मंचन होता है। ये सारे जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, अंकोर वाट में का मंदिर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, वहां सारी भारतीय संस्कृति ऐसा कह के आप दूसरे देशों की स्वायत्तता पर चोट नहीं पहुंचा रहे हो? दूसरे देशों की स्वायत्तता की बात नहीं ये है, तो... ये बृहत्तर जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जिस कालखंड का हम लोग प्रत्येक अपने सनातन परंपराओं के कार्यक्रम में जम्बू द्वीपे भरत खंडे जिसकी चर्चा करते हैं, उस बृहत्तर भारत का स्वरूप ये ठीक है। 15 तो आप ये मानते हैं कि भारत, आप जो अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं उसमें ये सब रहेगा? हम जिस सांस्कृतिक भारत की चर्चा करते हैं उसमें ये रहेगा, उसमें पाकिस्तान आज भी सम्मिलित है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुमात्रा, थाईलैंड, के मित्र, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ये सब रहेगा। हमारे जहां थाईलैंड रहेगा तो ठीक है, मानेंगे काफी लोग। नहीं, आप थाईलैंड को किस संदर्भ में उद्धृत कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, आप ही जिस संदर्भ में कहना चाहते हैं। थाईलैंड को आज उसको थाईलैंड कहते हैं, उसका वास्तविक नाम, पुराना नाम श्याम था। अच्छा। आज उसको म्यांमार कहते हैं, उसका पुराना नाम बर्मा था। आज श्रीलंका को सिलोन कहते थे, तमिलनाडु और फुकेट को क्या नाम था भाई साहब? फुकेट और बैंकॉक का नाम क्या था? नहीं, ये तो शहरों के नाम है। अच्छा, इनके भी कोई नाम रहे होंगे? शहरों की उत्पत्ति और शहरों में शहरों का विकास तो ये वहां की सरकारों की प्रायोरिटी है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम शहरों के आधार पर कार्यक्रम नहीं बनाते। बहुत शुक्रिया। मैं हम बृहत्तर भारत और सांस्कृतिक भारत की कल्पना करते हैं, और हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र इससे इनकार नहीं कर सकते कि किसी समय मुलायम सिंह यादव बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर एक भारतीय महासंघ की बात करते थे। रामचरितमानस की चौपाई भी पढ़ रहे हैं, उनमें बड़ी तब्दीली आ गई है। योगी जी की सरकार में मैं सैयद मकसूद अशरफ साहब को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने स्कॉलर हैं। अशरफ साहब, स्वागत आपका। तो मैं जब डिबेट की ओपनिंग में मैंने एक मुद्दा रखा था कि कल मैंने जिक्र किया था कि शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर क्या रहा है और लास्ट इलेक्शन में कैसा था। इस बार के चुनाव में आपकी क्या ओपिनियन है कि कम्युनिटी की वोटिंग का पैटर्न क्या रहेगा?
4 जून वाला रहेगा, या अब उसमें कोई तब्दीली आई है, या उसके पास कुछ और विकल्प हैं? नहीं, कम्युनिटी से मुराद मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, कोई स्पेशली आप माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? मैं मुसलमानों के बारे में पूछ रहा हूं, अब आपसे सही बता देता हूं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने क्लियरफाई किया आपसे कि आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो सारी कम्युनिटीज की बात है, तो जो पैटर्न रहा है जून में वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। मुसलमानों की जहां तक आप बात करते हैं, तो मुसलमानों की मुझे हैरत होती है कि जब आप 80-20 और 85-15 की बात करते हैं, तो ये वोट इतना ज्यादा चुनाव के टाइम पे आपके लिए क्यों बड़ा महत्व रखने लगता है, जबकि इस वोट से ना सरकार बनती, ना बिगड़ती, ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। लेकिन एक अजब सा माहौल पैदा कर दिया है, जिससे लगता है कि मुसलमानी जो वोट है वो जब जिसको चाहेगा गिरा देगा, जब जिसको चाहेगा बना देगा। अरे हम वोट देते हैं, आपकी आइडियोलॉजी जो है मेल नहीं खाती, आप हमारे बारे में बात नहीं करते, आपको हमारा वोट नहीं चाहिए, इसलिए हमको जहां समझ में आता है वहां वोट देते हैं। फिर ये पूछना कि पैटर्न क्या रहेगा, पैटर्न वही पुराना रहेगा। महंगाई है, बेरोजगारी है, मुद्दे हैं और आपका सुरक्षा है। अभी हमें अपनी चिंता थोड़ी है, हमारा हिंदू भाई महफूज है, वो खुश हो जाएगा तो हम भी कहेंगे सब लोग बीजेपी को वोट दो। लेकिन सवाल अभी इस बात का है कि अभी आप सबसे ज्यादा मुखालिफ हो गए, आपके तमाम मुद्दे यहाँ चले हुए, बांटने काटने की आप बात कर रहे हैं, पहले से आपने बांट रखा है, आप जोड़ने की क्यों नहीं बात कर रहे? अच्छा, एक बात आपने स्टार्टिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, आपने कहा मुसलमानों के वोट ही इरेलीवेंट हो गए हैं, अब उनके वोट का कोई खास महत्व नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं? ये कि बीजेपी की राजनीति, मैं बीजेपी की पहलू से कह रहा हूं कि मुसलमानों को उसने इरेलीवेंट कर दिया कि हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमारे पास जो वोट 80-85% है उसकी मेजोरिटी हम लेके आएंगे और हम जीत जाएंगे। तुम अपना वोट एक तरफा देते रहो, चाहे किसी को बांटते रहो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इतना फर्क बीजेपी को मालूम है, तो फिर आज की डेट में ये बात करने की जरूरत क्या है कि मुसलमान क्या करेगा? तो क्या करेगा मुसलमान? अभी मुसलमानों के पास वही 4 जून वाला ऑप्शन है या कोई तब्दीली आ रही है? भाई देखिए, बीजेपी अगर जरा से भी कोशिश करती कि हमको मुसलमानों को भी साथ लेके चलना है, तो मैं नहीं समझता कुछ ना कुछ परसेंट इनको वोट मिलता है, 2-4-5%, 10% जो भी मिलता हो। लेकिन अगर आपको ये चाहिए कि अरे कितना तो साथ लिया, पसमानदा सम्मेलन कराया, दानिश को मंत्री बनाया, मोहसिन रजा को मंत्री बनाया। एक तरफ लिंचिंग के नाम पे काली टोपी देखने के बाद आप उसको जो है लिंच कर दे रहे हो, उसके बाद आप कहते हो तारिक अहमद को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, एमएलसी बना दिया। इंडिविजुअल से बनाने से कुछ नहीं होता साहब। आप जो अटल जी ने तो राष्ट्रपति बनाया हुआ था यहाँ पे, तो क्या किया जाए? सवाल इस बात का नहीं, सवाल पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज करना चाहिए। मोदी जी को मुझे याद है 2016 में एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था और अल्लाह के 99 नाम गिरा रहे थे। उस टाइम ये बता रहे थे छल में मुझे छेद करना है, मुसलमानों के साथ बड़ी जाती हुई। क्यों नहीं आप छल में छेद कर रहे हैं? अगर आपको ये लगता था कि कांग्रेस ने उसका इस्तेमाल किया, उसका सिर्फ फायदा उठाया, तो आपको कुछ ऐसा लेके आना चाहिए था जिससे मुसलमानों का भरोसा जगता। तो मुसलमानों का भरोसा तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने जो करंट अपनी आइडियोलॉजी प्रस्तुत की है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद, ये मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा यूनाइट कर रही है, करेक्ट? ये बार बार जो बटने कटने की बात कर रहे हैं, बेसिकली इस मैसेज का उल्टा रिएक्शन हो रहा है। मुसलमान इकट्ठा होने की बात कर रहा है, हिंदू तो बटा हुआ है। तो ये तो वही कह रहे हैं कि वहां तुम इकट्ठे हो जाओ, इधर हम हो जाएं, बात खत्म। नहीं तो जो बटा हुआ है उससे क्या बांटने की बात करो, उससे जोड़ने की बात करो ना। कैसे जोड़ोगे आप? अरे कितना जोड़ा, लेकिन कहाँ जुड़े आप लोग? और जो हिंदू की मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान तो जो बटा हुआ था वो जुड़ रहा है। आपके इस बयान से मुसलमान बल्कि जुड़ रहा है। मुसलमान सोच रहा है कि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो जो थोड़ी बहुत हमारी शिनाख्त है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस तो अच्छा, एक बात बताओ, तो आप जोड़िए। कांग्रेस को लेके मैंने देखा था काफी सिंपैथी थी माइनॉरिटी कम्युनिटी में लास्ट इलेक्शन में। इस बार तो कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो क्या कांग्रेस ने कोई भूल की है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुसलमान किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं, किसी के साथ भी वो जा सकता है जिसको समझेगा बेहतर लोकल लेवल पे। लेकिन वो ये भी देखता है कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, विनिंग कैंडिडेट हमारे सामने कौन सा। 2 सीट ऐसी है भाई, एक आपकी कुंदर की, दूसरे जो है आपका शीशामो, जहां 50% के आसपास मुसलमान होगा, हो सकता है मुसलमान वहां आसानी से जीत जाए। बाकी जो 2 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट है उन पर डिपेंड करेगा, हिंदू वोट पे ही जीतेगा वो। ये चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। आप ये मानोगे कि मुस्लिम जो वोट हैं वो एंटी बीजेपी ही जाएंगे इस बार भी? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, ये 2 सीट पे मुझे ये देखना है, मीरापुर और जो है फूलपुर के अंदर, कि क्या हिंदू वोट मुसलमान कैंडिडेट होने के बाद जाता है, जो बहुत दिन से एक मिथक हो गया था, जो ये पार्टियां डरना शुरू हो गई थी कि भैया मुसलमान जहां 30-35% है वहां टिकट। ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, मीरापुर और फूलपुर वाली, यहाँ अपोजिशन को हिंदू वोट करेगा कि नहीं करेगा? मुझे ये देखना है क्या मुसलमान कैंडिडेट को हिंदू वोट मिलता है कि नहीं, और अगर ये मिलता है इसका मतलब टूट चुकी सारी चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया, इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और मैं हेमंत तिवारी जी को इन्वाइट करता हूँ इस पर चर्चा में। हेमंत जी बहुत धन्यवाद, इन सब के ओपिनियन लेकर मैं आपके पास आया। तो अब मुझे आप सर बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की क्या तस्वीर है
और क्या ये वाकई में एकदम डायरेक्ट पर्सनालिटीज़ का चुनाव हो गया है बिटवीन योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, या इसमें मुद्दे और भी हैं जैसा जिक्र अभी हमारे विश्लेषकों ने भी किया, और एक मुद्दा SM अशरफ ने भी उठाया, अच्छा मुद्दा उठाया? नहीं, ठीक है, लेकिन बात वही है, मैं कोई बड़ा परिवर्तन मुद्दों में नहीं देख रहा हूँ। मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो पाते हैं, कहाँ होते हैं? जहाँ जाति धर्म सबसे बड़ी सच्चाई हो, चुनावी मुकाबलों के परिणामों की, चुनावी राजनीति की, वहाँ मुद्दे मैटर कर ही नहीं पाते हैं। ये खाली एक चुनाव की बात नहीं है, पिछले कई चुनाव पर आप अगर गौर करें तो बड़ी महंगाई होती है, उसके बावजूद जिसकी सरकार होती है वो चुनाव जीत सकता है। यहाँ तो खाली एक बात की बड़ी लड़ाई है, 9 सीटों की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण नहीं है। सही कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के कि इससे सरकार के बनने बिगड़ने पे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो पब्लिक में एक विचार बनता है वह विचार बनने और बिगड़ने का सवाल तो बहुत ज़रूरी है। जो ज़्यादा सीटें जीतेगा कहेगा साहब हमारा माहौल है, अगर भाजपा जीतती है तो कहेगी कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हुए उसमें जो परिणाम आए वो फ्लूक थे, वो धोखा दिया था पब्लिक को, झूठ बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, रिजर्वेशन ले लेंगे। और अगर सपा जीत गई तो कहेगी कि हमारा PDA जारी है, क्योंकि सपा का एकमात्र फोकस PDA पर है। चूँकि PDA का स्वाद उसको कुछ महीने पहले बहुत अच्छा मिला है और लगा है, और भारतीय जनता पार्टी को ये साबित करना है कि PDA फ्लूक था। मतलब आप जो बंट रहे हो, जो भी बात हुई कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो ये तो वही सीधी सीधी बात हुई, इसमें किसी विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं है कि अच्छा, 2 सवाल रख करता हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, क्या पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक ये अपोजिशन के साथ आज भी यूनाइट है? अगर अशरफ साहब की बात माने तो अल्पसंख्यक वाला पोर्शन तो यूनाइट है, पिछड़ा और दलितों में क्या पोजीशन है? मैं यही तो बात कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक तो 100% यूनाइटेड है। और ये भी बात बता दूँ, ये कटोगे तो बटोगे के पहले की बात है, वो तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यूनाइटेड हो गया था। और उसको यूनाइटेड करने का ही एक बड़ा कारण था कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अलायंस किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, जिस तरह की बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप लगे थे बहुत निचले स्तर के, उसके बाद भी दोनों को समझौता करना पड़ा, क्योंकि दोनों की ज़रूरत थी। ज़रूरत खाली इस बात की थी कि अल्पसंख्यक वोट बिखरे नहीं, और इसका परिणाम उनको मिला। आप देख लीजिए जो रिपोर्ट से कितनी फीसद उनको वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी अब अच्छे पहले भी जानती थी, लेकिन बीच में कोशिशें की, अब भी उसको पता है कि मुसलमान वोट उसको कहाँ मिलने वाले हैं, तो वहाँ क्यों फोकस करे। फिर वही तो नारा एक जो बड़ा हिट नारा जा रहा है। आप क्या आकलन महसूस करते हो कि जिस प्रकार से आक्रामक स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आप दोनों बड़े नेताओं के स्टेटमेंट्स अगर देखो तो आप ये पाओगे कि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है, एकदम डायरेक्ट? जी, एक दूसरे के वीक लिंक्स पर सीधा अटैक। और ये अटैक मैं तो ये कहूँगा कि अब कमर के नीचे तक पहुँचने लगा है। लेकिन यही तो एग्रेशन की पॉलिटिक्स होती है। एग्रेशन की पॉलिटिक्स के परिणामों की प्रत्याशा राजनीतिक दलों को बहुत बड़ी होती है। योगी अगर एक वाक्य बोल देते हैं तो उसकी चर्चा होती पूरी, सारे 9 के 9 असेंबली सेगमेंट। कल का समय बचा है, परसों का बचा है, और चर्चा हो जाती 18 को 5 बजे तक 2.5 दिन समझिए। फिलहाल मेरा मानना है कि लड़ाई तगड़ी है जी। मैं किसी एक को कहीं किसी एक के ऊपर नहीं देख रहा हूँ जी। जहाँ तक अभी जिक्र किया, अशरफ साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कुदरकी और शीशा मऊ। हालांकि शीशा मऊ में भी भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके से अपना ताकत लगाया है। भाजपा का एक जो उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो ये देखना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट अपोजिशन का जो है फील्ड में, क्या उसको पिछड़े और दलितों का और या हिंदू समाज का वोट मिलता है या नहीं मिलता है। ये लाइन उन्होंने इख्तियार की थी। तो यही तो बात है
यही बात है, आप इसको समझिए, यूं समझिए। योगी जी क्या कह रहे हैं कि वो बात मुस्तफा सिद्दीकी की अम्ब्रेला बनाओ और सुंबुल राणा की कर रहे हैं, तो कट जाओगे जी। मैं उसी पे आ रहा हूं। और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव के पीडीए में तो ये है, भले अब उसको आदिवासी वगैरह बोलने लगे, ये मतलब अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान जी। तो मुसलमान अगर कैंडिडेट दिया है तो उनको पी और डी की उम्मीद होगी जो उनको मिली थी। अब भारतीय जनता, चूंकि पी और डी में भी ध्यान रखिएगा, इस बात की कोई चर्चा किसी ने नहीं किया है, जो डी है यानी दलित का वोटिंग पैटर्न बदल सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मायावती ने अपना जो काडर है, अपने काडर को इस इलेक्शन मोबिलाइज किया है, बहुत मजबूती से लगाया करेक्ट। है। थैंक यू हेमंत जी। परिवर्तन सेकंड हो राउंड में सकता आपकी है। बाकी ओपिनियन को हम सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र जी भी इस डिबेट में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए आज का क्या लेटेस्ट अपडेट है, और अब आप ये देख रहे होंगे कि ये लड़ाई बहुत ही तेज, बहुत ही धारदार होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, एक चुनाव तो छोटा है लेकिन आरोप और तैयारियां बहुत बड़ी बड़ी हैं। परिवारवाद से लेके हिंदुत्व तक के तमाम सारे मुद्दे इसमें गर्म हैं, और केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाया, करहल में जाकर लगाया बाकायदे। तो स्वाभाविक है कि जिस सीट पर भी भाजपा ये समझ रही है कि कठिनाई है, लेकिन वहाँ पर लड़ने में कोई कोर कसर वो छोड़ नहीं रही है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए परसेप्शन वाला चुनाव है, क्योंकि लोकसभा के बाद, जून के परिणाम के बाद, इस चुनाव से उत्तर प्रदेश में एक नया माहौल बनेगा, और वो बताएगा कि आगे 2027 तक अब किस तरह से राजनीति जाएगी। उस राजनीति की खातिर ही ये सारी ताकतें लगाई गई हैं। लेकिन एक बात जो थोड़ा से लोगों को सोचना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि इस चुनाव में दो दल के अलावा तीसरे का कोई नाम लेवा नहीं है, और जब जब सपा और भाजपा आमने सामने लड़ती हैं तो वोटों का बिखराव न होने से भाजपा को नुकसान होता है। अगर बसपा अच्छे से लड़ती तो भाजपा को उसको सीधा फायदा मिलता, लेकिन इस बार सीधा कहीं बिखराव दिख नहीं रहा है। तो ये लड़ाई बहुत करीबी लड़ाई होगी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी राजनीतिक दलों को, खासतौर से भाजपा को। ब्रजेश जी, नारा तो कोई चल नहीं रहा था, लेकिन कटोगे और बटोगे वाला मामला आया, और उसने लोकसभा चुनाव के उस माहौल को पलट दिया जो संविधान पर और आरक्षण पर बना हुआ था। योगी इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं, अब उनको परिणाम देना होगा, और 9 सीटों के परिणाम से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार का भविष्य भी तय होगा। और बीजेपी में बहुत हसरत भरी निगाहों से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस परिणाम को देखा जा रहा है कि कब आएगा, कैसा आएगा। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जिस परिवारवाद पर हमले होते हैं, उस परिवारवाद की विरासत को संभालने वाले लोग अगर काबिल होते हैं तो वो अखिलेश यादव बनते हैं, और जो लोग नाकाम हो जाते हैं उनकी पार्टियां समाप्त हो जाती हैं। तो विरासत को संभालना और उसको आगे बढ़ाना भी एक बहुत चमत्कार का काम है, कोई आसान नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया और मजबूती के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश में आज तक वो स्थिति नहीं बन पाई जो नेहरू, इंदिरा और राजीव के टाइम में थी। तो ये अंतर आप देख सकते हैं विरासत की सियासत का। जी वीरेंद्र जी। दूसरा, एक एक सीट पर योगी जी 2 बार जा चुके हैं विधानसभा उपचुनाव में। तो आप सोच लीजिए कि मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं इस चुनाव को जीतने के लिए। और जबकि ये बात पता है कि 3-4 सीटें बहुत बुरी तरह से फंसी हैं, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, इन सीटों पर भाजपा भी अंदर खाने मानती है कि उसको स्पष्ट जीत नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जोर तो लगाना, मैदान छोड़ के भागेंगे तो है नहीं।
ये तो हेमंत जी वो- बता रहे थे मायावती वाला फैक्टर कुछ है दम इसमें? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मायावती का फैक्टर पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पता नहीं वो अपने सजातीय वोट खींच पाएंगी या नहीं। तो मायावती का वोट बीजेपी और सपा अपनी ओर लाने में लगी हुई है। तो मायावती लड़ती तो दिख नहीं रही कहीं, और अगर कहीं कुछ वोट उनको मिल गया तो ये बीजेपी के लिए ही नुकसानदेह होगा, कोई फायदा नहीं दिख रहा है जी। देखिए, अभी इलाहाबाद का प्रकरण हुआ छात्रों का, ये भी काफी नाराजगी का कारण बन रहा था। ये तो आज सरकार इस आंदोलन को खत्म करा ले गई, लेकिन जो नौकरशाही की प्रवृत्ति है, जो सरकार के चलने का नीचे स्तर पर तरीका है, वहाँ संतोषजनक होता तो आज लखीमपुर खीरी में 6 अफसरों को 4-5 को निलंबित न करना पड़ता। पैमाइश के लिए 6 साल से संघ के पुराने कार्यकर्ता दौड़ रहे थे। तो नीचे स्तर पर बीजेपी हिंदुत्व के सहारे तो भले आगे जा सकती है, लेकिन कामकाज के मामले में अभी वो बहुत पीछे है और बहुत नाराजगी है। जी, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। तो बहरहाल कहना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही कहना है कि जो जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो बड़े बड़े बदलाव लाएंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो बदलाव लाने के बजाय खुद ही बदल जाते हैं और जनता को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ये चुनाव उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं लाएगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन एक सरकार भाजपा सपा इनके परसेप्शन में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के लिए भी हो सकता है कुछ संजीवनी मिले इस चुनाव से, अगर सपा जीतेगी तो। बहरहाल सुनिए कि कहते हैं नेताओं का तीर हरदम निशाने तक पहुंचता है। एक शायर ने लिखा है कि कुछ भी हो हमारा तीर हरदम निशाने तक पहुंचता है, और परिंदा कोई मौसम हो ठिकाने तक पहुंचता है, और धुआं बादल नहीं होता कि बादल दौड़ पड़ता है, खुशी से कौन बच्चा कारखाने तक पहुंचता है। और हमारी मुफलिसी पर आपको हंसना मुबारक हो, मगर यह तंज हर सैयद घराने तक पहुंचता है, और मैं चाहूं तो मिठाई की दुकानें खोल सकता हूं, मगर बचपन तो हमेशा रामदाने तक पहुंचता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, देखिए, पहले राउंड में डिस्कशन हुआ तो SM अशरफ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रेज किया। उन्होंने कहा मुसलमानों से बीजेपी जानबूझकर पॉलिटिकली एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आपने नाम ले लिया, अगर आप नहीं भी लेते, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातों में कुछ था नहीं, इस नाते हम अशरफ जी की ही बातों को आगे बढ़ाते हैं। 3-4 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कही है। एक तो उन्होंने कहा कि मुसलमान तो एक है, हिंदू एक होगा कि नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने हिंदू के एक होने की बात कही। देखिए, उन्होंने योगी जी की जो बात कहा था, योगी जी ने, हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसको उन्होंने समर्थन किया, और उन्होंने ये बताया कि मुसलमान तो एक है, हिंदू जो जातियों में बटा है उसे एक होना है। तो यही बात तो योगी जी करते हो। योगी जी ने किसी को गाली नहीं दिया, किसी का अपमान नहीं किया। योगी जी ने अगस्त में वो मैं आऊंगा अशरफ साहब, प्लीज वेट। योगी जी ने अगस्त में वो बातें तब कही जब बांग्लादेश के अंदर तख्ता परिवर्तन के बाद, तख्ता पलट के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, और जब बांग्लादेश के अंदर भी हिंदुओं ने एक होके देखा, आप 3-3, 4-4 लाख हिंदू सड़कों पर निकले, तो वही जो 5 लाख लोग पूरे बांग्लादेश को कैप्चर किए थे वो भग गए, वो कहाँ गए पता नहीं चला, और आज वो संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से योगी जी ने उस बात को आगे बढ़ाया कि संघे शक्ति कलेयुगे, हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और हमको एक रहना चाहिए। जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमको जातियों में बांट रही है, पीड़िए,
हमेशा एक सवाल उनका और जवाब दीजिए, फिर अखिलेश पीडीए यादव की कहेगा। परिभाषा क्या बदल जाती क्या है। आपको मुसलमान वोट चाहिए नहीं, अखिलेश या जी, फिर आप उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो आपको ब्रजेश कुछ जी, भी कर लो वही देगा? उसी पर मैं आ रहा हूँ। इसी नाते मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी किसी के नहीं है, वो सिर्फ परिवार के हैं। केशव जी ने बहुत अच्छी परिभाषा उनकी दी थी कि वो परिवारवादी हैं, परिवार की चिंता करते हैं, भाई भतीजे की चिंता करते हैं। और जो अशरफ जी ने बात की मुसलमान की, मैं पूछना चाहता हूं अशरफ जी से, सरकार की एक योजना, केंद्र और राज्य सरकार की योजना जिसमें धर्म के आधार पर हमने बनाया हो, कोई एक योजना जिसका लाभ मुसलमान को ना मिला हो, मुसलमान को ना मिला। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि अशरफ जी को अब्दुल कलाम अच्छे क्यों नहीं लगते, वीर अब्दुल हमीद अच्छे क्यों नहीं लगते? अशरफ जी को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मुख्तार अंसारी अच्छे लगते इस नाते कि अखिलेश जी उनकी मजार पर फातिया पढ़ने गए। ऐसे में एक दर्जन अतीक अहमद हो, उनके भाई अशरफ हो, मुख्तार अंसारी हो, खान मुबारक हो, ऐसे एक दर्जन से ऊपर पश्चिम से लेकर पूरब तक माफियाओं का नाम गिना दूंगा जो समाजवादी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस के साथी हमारे अच्छी बात कर रहे थे, झारखंड की बात कर रहे थे। अभी इनके प्रदेश प्रभारी ने आज ही कहा है कि हम घुसपैठिया जो आए हैं उनको भी हम अधिकार देंगे। एसएम अशरफ को स्क्रीन पे लाया जाए, वो भी उनको आउट ऑफ टर्न लेते हैं, इसका लाभ पाए। दूसरी चीज कि अशरफ साहब ने जो बात कही है, अशरफ साहब जी धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश के मुसलमानों का आइडियल अब्दुल कलाम होना चाहिए, खुदीराम बोस होना चाहिए। अब तो बात फंस गई है और मैं चाहता हूं कि आप इनके सवालों का वन बाय वन जवाब दें। मैं आपको 90 सेकंड देता हूं अनइंटरप्टेड। नफरत फैलाते हैं वो नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड की बात मैं खत्म कर दूं, 30 सेकंड की बात। फिर मैं एक बात कहता हूं, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है कि बस एक सेकंड रुक जाए अशरफ साहब, कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी अशरफ साहब आइए स्क्रीन पे 12 बजे, अब आप जवाब दीजिए। रात को 12 बजे न्यायालय में गुहार होता है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके बोलिए अशरफ, ताकत है कौन सा? अब आप जवाब सुनिए भारत के लिए। ओके अशरफ साहब को स्क्रीन पे लाइए और 90 सेकंड अनइंटरप्टेड बोलिए। ये एक ऐसे प्रवक्ता है कि जो बाउंसर ये खेल नहीं पाते तो आंख बंद करके बल्ला उड़ाते हैं। वो अब कभी 6 हो जाता है, कभी कैच हो जाते हैं। ये तो इनके साथ मसला ये है कि मेरी बातों को अपने अंदाज से ट्विस्ट करने के माहिर है। मैंने बहुत सीधी बात कही कि तुम जो है बांटने और काटने की बात क्यों कर लो जब ऑलरेडी बटा हुआ है, और तुम्हारे इस बयान से मुसलमान कहीं भी रहा था तो जरूर जुड़ेगा। तो जो हिंदू सदियों से बटा हुआ है जिसको तुमने बांटा है उसको जोड़ने के लिए क्या कर रहे हो? हम और जोड़ेगा नहीं जब उनका पूरा हो जाए, जस्ट सेकंड उनको पूरा कर लेंगे ताकि एक बात पूरी आ जाए ना। आप प्लीज वेट, आप थोड़ा सा थोड़ा रुक जाए, आप रुकिए प्लीज। हाँ कंटिन्यू पूरा करिए। लो उनका कनेक्शन ही निकल गया। आप जुड़े हैं मेरे साथ? ये कहते हैं अब्दुल कलाम को बनाना चाहिए। हाँ बोले, आप बोले। हम बना तो रहे अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम आजाद का बहुत बड़ा रोल रहा। अब्दुल कलाम आजाद का इस देश की आजादी में इतना बड़ा रोल रहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से उन्होंने हाथ जोड़ा कि भैया मत जाना यहां से छोड़ के, पाकिस्तान में हमारा सर्वाइवल नहीं, हमारा हिंदुस्तान में। और उनकी असर हुआ जब दिल्ली। ओके आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम, हम वापस कनेक्ट करेंगे आपको। फराज किदवई साहब मौजूद हैं, तो बताइए किदवई साहब, ये तो आपसे कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप इनको एड्रेस करें। समीर सिंह ने जो इशू उठाए, देखिए ब्रजेश जी, समीर जी ने भी कहा कि हमारे आदर्श जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं हो सकते। अरे साहब हमारे आदर्श वही हैं, लेकिन आपके जो आदर्श हैं नाथूराम गोडसे, उनको छोड़िए और गांधी जी को पकड़िए जिन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। अभी नहीं है, गांधी जी हमारे आदर्श हैं, गांधी जी आदर्श हैं मेरे भाई। मैं कह रहा था कुरान पढ़ के थोड़ा उस पर अमल करिए। अब एक बात मुझे बताएं, कुरान पढ़ के अमल करिए। कुरान में साफ लिखा गया है। एक मुद्दा उठाया अशरफ साहब ने, झूठ बोलना पाप है। जो मुस्लिम कैंडिडेट अपोजिशन ने दिए हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया स्पेशली मीरापुर वाला और फूलपुर वाला, वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात देखूंगा 23 तारीख को काउंटिंग के दिन कि क्या पीडी ने उनको एक वोट किया या नहीं किया। देखिए ब्रजेश जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारे 32 विधायक जीते 2022 की विधानसभा में 32 या 33, तो वो बिना हिंदू भाइयों के वोट के तो जीत नहीं गए। अकेले मुसलमान वोट से नहीं जीत सकता कोई।
तो हमारा पीडीए इंटैक्ट था, इंटैक्ट है और वो 23 तारीख को देखना चाहते हैं सर। सुनिए अब सर 20 सेकंड सर, वक्त कम है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूं, हमारा पीडीए इसलिए इंटैक्ट था और इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगा कि आप ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की भी एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। धन्यवाद, बताइए भाई पांडे जी। मोहित खान पांडे को जी, बचाने के लिए ये तो बता रहे हैं समीर सिंह की आप लोग कोई अपील की हो। किदवई साहब धन्यवाद सर, थोड़ा सहयोग कर दीजिए प्लीज, आज थोड़ा वक्त कम है। क्या तरीका है, मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रहा था। मोहित खान भी तो आपको बोलना चाहिए था, जब समीर सिंह रहे तो अलाउड है सर, बोलिए। सात बच्ची के साथ कर दीजिए, आप बोलिए। ब्रजेश जी 11 साल, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ब्रजेश जी थोड़ा 11 वक्त साल कम है, थोड़ा सहयोग कर दे, बोल लिया आपने सर। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके बाद भी अगर झारखंड में घुसपैठ हो रहा है तो ये किसकी कमजोरी है? इसकी जवाबदेही किसकी है? प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री जी अपनी जवाबदेही दूसरे पे डाल रहे हैं। अगर झारखंड में घुसपैठ है तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एक बात। अरे पेपर सब आप तैयार करा रहे हो, बता रहे नहीं सुनिए, तो वही तो झारखंड 5 साल पहले उन्हीं के पास था। माइक ठीक करो सर। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं ब्रजेश जी, 2 बार आतंकवादियों को बाकायदे राजकीय विमान में बिठाकर कंधार और पाकिस्तान छोड़ने इन्हीं लोग गए थे, यही लोग थे ये। और ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों को छोड़ा, थोड़ा इन्हीं के शासन में अक्षरधाम से लेके संसद भवन तक पे आतंकवादी घुस गए। और कसाव की जो बात कर रहे हैं ना, कसाव और अफजल गुरु को शैलेंद्र जी लटकाने का काम धन्यवाद कांग्रेस पार्टी ने किया। शैलेंद्र जी इन्होंने क्या किया? सर एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा किसी दिन, आज सहयोग करो। धन्यवाद। शहीद के पास ओके शैलेंद्र जी करने मुशर्रफ ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए, वो बता रहे हैं कि बीजेपी की जो कार्यशैली है और जो राजनीति है वो मुसलमानों को एक कर रही है। आप ऐसा फील करते हैं? अगर तो थोड़ा बंटवारा भी है तो इकट्ठा हो रहे हैं। नहीं, अब तक का तो राजनीतिक अनुभव यही रहा है कि ये आज का विषय नहीं है कि अल्पसंख्यक एकजुट रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट रहते हैं। वो जब भी चुनाव हुए, मैं तो लगातार सन 80 से देख रहा हूँ, तो वो तो एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को जो भी कैंडिडेट हराता है उसी को वोट देते हैं। इसमें वो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आज उत्तर प्रदेश का जो वातावरण है उसमें थोड़ा परिवर्तन है। मैं पहले भी कह चुका था कि लोकसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में हम चर्चा सुनते थे कि लकड़बग्घों और भेड़ियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में लकड़बग्घों और भेड़ियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप, समझ रहे हैं? आप किसको कह रहे हैं लकड़बग्घा और भेड़िए? वही भेड़िए लकड़बग्घे जो बहराइच में खतरा पैदा कर रहे थे। हरियाणा के चुनाव से आपने कनेक्ट किया है? मैं टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि लोकसभा के बाद से एकदम से सक्रियता बढ़ गई और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद से हम कोई खबर देख नहीं रहे। ठीक बात है। हेमंत तिवारी जी को इनवाइट करते हैं। तो हेमंत जी, फाइनल क्या तस्वीर आपको निकल कर सामने आ रही है? लड़ाई बहुत नज़दीक है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की, क्योंकि एकदम आमने सामने का 9 की 9 सीटों पर यही लोग हैं कंप्लीटली, उधर से भी इधर से भी। क्या बहुत नज़दीकी मुकाबला है या फिर किसी को बढ़त है? लड़ रहे हैं, देखिए मामला तो नज़दीकी है, इसमें कोई शक नहीं। 1-2 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए, मामला बहुत नज़दीकी है और परिणाम का प्रभाव भी बहुत दूर तक जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये जो बात हुई है कि बटोगे तो कटोगे, ये इस बाई इलेक्शन के लिए खाली नहीं है, ये खाली महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक ट्रेंड सेटर लाइन है जो 2027 तक तो चलेगी, उसके आगे भी चल सकती है। ध्यान रखिएगा, आरएसएस का अगले वर्ष शताब्दी वर्ष है स्थापना का, और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए परम पूज्य संगठन है, उसका मार्गदर्शक संगठन है। तो जाहिर सी बात है, ये जो बृहत्तर हिंदुत्व का अम्ब्रेला तैयार करने की योजना इस देश में थी, अब आरएसएस के हमारे साथी तो इसको ना करेंगे, लेकिन आरएसएस की भी यही सोच रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ जाएगी, क्योंकि पीडीए की वजह से जातीय गोलबंदी की जो चोट उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा को लगी है कुछ महीने पहले, उसका जवाब अब यही तय किया गया है कि हम बृहत्तर हिंदुत्व का अम्ब्रेला तैयार कराएंगे। यानी एक क्लियर लाइन समझ लीजिए कि कट्टर हिंदुत्व, यानी जिसके पोस्टर बॉय के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं, उनकी लाइनें भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य की लाइनें हैं। लाइनें मतलब भविष्य की लाइन है, भविष्य की लाइनें भी, ये पंक्तियां भी यही हैं और भविष्य की दिशा भी यही है। समीर सिंह को एक ऑब्जेक्शन है आपके किसी विषय पे, तो मैं उनको 20 सेकंड देता हूँ, ओनली 20 सेकंड।
बोलिए। नहीं ब्रजेश जी, हमको और अशरफ साहब आप तैयार रहिए। हमको उनकी लाइन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, हमको अशरफ जी की बात को आगे अरे बढ़ाना आपका तो वहीं है। फंसा है मामला। अशरफ जी आपने ने जो उंगली उठाई बात तो मुझे कही लगा है हेमंत जी पर कि कुछ हम एक हैं, हिंदुओं को एक होना है, हम उसी प्रयास में धन्यवाद। हैं। बोलिए अशरफ इसके लिए साहब। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ थैंक कि यू, आपने बोलिए। अच्छी बात कही है। अशरफ साहब। आपकी बात को समाज में जाना चाहिए, ओके, बोलने दीजिए समाज में उनको। फैलाना चाहिए और अब आप उनकी सुन भी लीजिए। कि आपकी जो भावना धन्यवाद। है, आपकी जो दिल की इच्छा है, वो पूरी right हो, तो आप बोल दो हम उनको। सबको हाँ, प्रयास अब आप बोलिए। 20 सेकेंड अनइंटरप्टेड, बोलो आप। अशरफ साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी बेशर्मी से ये कह रहे हैं कि हम तो गल्ला दे रहे हैं, हम तो मकान दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। अरे आप क्या कह रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ये। कोई भी क्या आप सड़क पे हमको चलने के लिए बताएंगे कि हाँ हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा? जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन से उसमें आपका कोई नहीं है, आप वही कर रहे हैं जो करना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, नहीं करेंगे तो बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय समाप्त हो गया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।